हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम करने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चंस, है ना। तो इसमें आपका ईवीएस एनसीईआरटी और पेडागोजी मिक्स रहेगा। जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी बेटा आपको, इसमें ईवीएस एनसीईआरटी और पेडागोजी मिक्स रहेगा आपका। ईवीएस का जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वो हमने कर लिया है, पेडागोजी हम कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए, आज हमारी ये पहली क्लास है, तो क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए, और ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो जो बिहार के लोग होते हैं बेटा, तो उनका मधुमक्खी पालने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका जुलाई से सितंबर, दूसरा अक्टूबर से दिसंबर, तीसरा जनवरी से मार्च, या फिर अप्रैल से जून। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है लीची। लीची के फूल कौन से महीने में खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं लीची के फूल। तो यहाँ पर आपका मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो आप बताएंगे कि कुडुख कहाँ की बोलचाल की भाषा है। पहला ऑप्शन है आपका असम का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, या फिर झारखंड। तो बेटा जो कुडुख है वो झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो क्या होगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? पहला ऑप्शन है आपका मैना, दूसरा उल्लू, तीसरा कौवा, डी ऑप्शन है आपका कोयल। तो जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है, कितना? 270 डिग्री, है ना। 270 डिग्री, और इसमें प्लस भी हो सकता है, लेकिन 360 डिग्री नहीं होगा, है ना। 270 डिग्री तक या थोड़ा इससे ज्यादा, लेकिन 360 नहीं, है ना। तो कौन होगा? उल्लू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैना है ये क्या करती है? अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है ना। और जो कौवा है ये क्या करता है? पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और जो कोयल है वो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है, वो क्या करती है? अपने अंडे कहाँ रख देती है? कौवे के घोंसले में रख देती है। तो यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पक्षी जो है वो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो कौन सा है? वो उल्लू है। अच्छा, उल्लू है ये रात में जागता है। तो जो पक्षी या जानवर जो रात में जागते हैं वो हर चीज को कैसे देखते हैं? काली और सफेद। जो लोग रात में जागते हैं उनको हर चीज कैसे दिखाई देती है? काली और सफेद। वो लोग बस दो ही रंग देख पाते हैं। जो ये उल्लू है ये हर चीज को कैसे देखता है? काली या फिर सफेद। इसको सिर्फ दो ही रंग नजर आते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि रात में जागने वाले, है ना, रात में जागने वाले कौन से रंग देख पाते हैं? तो वो सिर्फ काला और सफेद दो ही रंग देख पाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है ना, कौन सा है? अब यहाँ पर मैप लगा हुआ है बेटा, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, एग्जाम में अब जब जाएंगे तो वहां तो आपको मैप मिलेगा नहीं, तो आप जब भी आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा ना मैप को आप देखें, है ना, ताकि आपको चीजें याद रहें, है ना। अब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी कहाँ है बेटा? बंगाल की खाड़ी ये है, यहाँ लिखा है ना बंगाल की खाड़ी। इधर क्या लिखा है? अरेबियन सी, है ना। चलिए, तो बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले पूछे गए, है ना। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र तो इधर है ना, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? उड़ीसा, केरल। केरल कहाँ है बेटा? केरल तो इधर है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ भी केरल है, ये भी गलत हो गया, है ना। तो क्या बचता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। कौन सा करेक्ट होगा आपका? उड़ीसा कहाँ है? यहाँ पे है ना। आंध्र प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर है। और तमिलनाडु कहाँ है? ये है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए
6 थीमों में से जो थीम है 6 उसमें से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो ये जो समूह है इसमें 6 थीमों में से 4 को बिल्कुल सही ढंग से प्रस्तुत करता है। अब आपको सबको थीम पता है ना? कितनी थीम है? 6 थीम है आपकी, 6 थीम है, ठीक है। तो पौधे, पौधे क्या आपकी थीम है? जानवर ये क्या आपकी थीम है? नहीं, ये क्या है? सब थीम है ना? तो ये तो गलत हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है, ये थीम है आपकी। फूड भी ठीक है, वाटर भी ठीक है, ट्रैवल भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो अब नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि आपकी जो 6 थीम है बेटा वो कौन कौन सी है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और लास्ट है थिंग्स वी मेक एंड डू, है ना? तो ये 6 थीम है आपकी। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सी इसमें से करेक्ट है, तो ये फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, ट्रैवल, ये आपकी थीम है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अब जो मधुबनी चित्रकला है बेटा उसके बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। यह चित्रों, इसमें क्या करते हैं, इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग का उपयोग किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो मधुबनी चित्रकला है उसमें चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों के रंग और पेड़ों के रंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है? चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है बेटा। जो मधुबनी चित्रकला होती है तो वो जो पेंटिंग होती है उसमें आपको मानव, पशु, है ना, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, ये चित्र देखने को मिलेंगे। ये बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है? यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर पड़ा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। ये गलत है। मधुबनी जो है बेटा वो बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है ना? और यहाँ क्या क्या? राजस्थान। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया। जो मधुबनी है बेटा वो बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है ना? चलिए, तो ए बी सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड सी ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है ना? तथा इन्हें मानसून की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है ना? तो इसमें से बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? धान, मक्का, सोरघम, बाजरा। दूसरा ऑप्शन है चना, गेहूं, मटर, सरसों। तीसरा है गेहूं, मटर, सरसों, कपास, या फिर चना, धान, कपास, सरसों। तो बेटा इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना? धान, क्या है फिर? मक्का, सोरघम और बाजरा। जो सोरघम है ना बेटा इसको क्या कहते हैं? ज्वार, है ना? ज्वार को, है ना? तो इसका सोरघम को क्या कहते हैं? ज्वार, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है ना? अब आपको बताने की कौन कौन से वो कथन हैं जो इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो आपका ईवीएस है वो कैसा है? वो एकीकृत विषय है। उसके अंतर्गत आप विज्ञान भी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं। तो ईवीएस क्या है? एकीकृत विषय है। ये बात पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? यह जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको तीनों पढ़ाए हुए हैं। जब भी मैं ये पेडागोजी की क्लास आपकी ले रही हूँ वहां ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, है ना? तो ये तीनों पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता और उनके अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। ये गलत है आपका। और यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषयों की पूर्व की तैयारी है। ये भी गलत है। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ए, बी और सी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ए, बी, सी कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर 1।
ए बी सी करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है आपका, और ऑप्शन नंबर ई इसमें गलत है, लेकिन ए बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। समाज की मूल इकाई क्या है? तो समाज की मूल इकाई क्या होती है बेटा? पुरुष होता है, महिला होती है, बच्चे होते हैं, या परिवार होता है? तो जो समाज की मूल इकाई है वो क्या है बेटा? परिवार को कहते हैं समाज की मूल इकाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति है। अब गुजरात के सापेक्ष बतानी है बेटा, है ना? तो ये है मैप में गुजरात, कहाँ पे है ये क्या है? गुजरात, है ना? तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, इस तरीके से। अब आपसे पूछा गया है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कहाँ है बेटा? उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश है आपका इधर। और आंध्र प्रदेश कहाँ है बेटा? आंध्र प्रदेश कहाँ है आपका? इधर नीचे की तरफ, इधर है ना? तो अब बताइए कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कौन सी स्थिति में है और आंध्र प्रदेश कौन सी स्थिति में? इधर क्या है बेटा आपका? पूरब, है ना? इधर क्या है? पश्चिम। इधर क्या है? उत्तर। और इधर क्या है आपका? दक्षिण, है ना? तो बताइए बेटा ये क्या हो गया? उत्तर पूर्व हो गया, है ना? अब उत्तर पूर्व यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया, है ना? दक्षिण पूर्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। गुजरात यहाँ पे है बेटा, है ना? और ये कहाँ है? उत्तर पूर्व में है उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में है आपका आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उप विषय थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, इसलिए यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, इसीलिए यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। अब आप देख रहे हैं क्या ये सीमित करता है? नहीं, ये गलत है ना? ये गलत हो गया आपका। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उप विषय है ना, थीमगत उपागम को स्वीकार किया गया है। जो आपकी पर्यावरण की बुक है बेटा उसमें क्या है? थीम दी गई है आपकी, है ना? तो उसको क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि ये संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को बढ़ाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ए और बी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन क्या कहता है? ये किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। नहीं, ये सीमित नहीं करता, ये गलत हो गया आपका। डी क्या है? कि बच्चे जो है वो अपने अनुभव से सीखने में ये बच्चों को सक्षम बनाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए बी और डी, है ना? ए बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ए बी डी कहाँ है? यहाँ पे है। ए बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 12 है कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है ना? तो मान लीजिए आप कि राधा का घर यहाँ पे है और यहाँ से ये उत्तर की ओर जाती है 2.5 किलोमीटर, यहाँ जाती है ये 2.5 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। अब बायां इधर हो गया इसका, तो ये गई 5 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ती है और 2.5 किलोमीटर, अब वो फिर बाएं मुड़ गई, अब इधर होगा बायां उसका, और 2.5 किलोमीटर जाती है, ठीक है? अब वह अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है? घर कहाँ है? यहाँ। तो घर से पूछा गया ना बेटा। अब यहाँ पर एक ये बना लीजिए आप, ये पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। तो बेटा वो घर से किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। और कितनी दूरी है? तो ये कितनी दूरी थी? 5 किलोमीटर। तो यहां भी कितनी दूरी होगी? ये 5 किलोमीटर। तो आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे हम इसको कि राधा अपने घर से, राधा का घर हमने यहां माना था, 2.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गई, यहां पहुंच गई 2.5 किलोमीटर। उसके बाद वो बाएं मुड़ गई और 5 किलोमीटर चली वो।
तो 5 किलोमीटर ये हो गया। उसके बाद वो फिर बाएं मुड़ गई और 2.5 किलोमीटर चली बेटा, तो यहाँ पहुंच गई वो। तो ये बीच में जो दूरी थी ये कितनी थी? 5 किलोमीटर थी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी बेटा? 5 किलोमीटर होगी। अब यहाँ से देखो, अपने घर से क्या कहा गया कि वो घर से किस दिशा में है, तो इसीलिए हमें कहाँ से देखना है? घर से, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ से पूछा गया है। अगर उसको घर से पूछा गया है, यहां से पूछा गया, तो कौन सी दिशा हो गई इसकी? पश्चिम दिशा हो गई इधर। और डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है, जो आपका ईवीएस है उसका नेचर, ये भी आपको मैंने पढ़ाया है ना। तो ईवीएस का जो नेचर है वो कैसा है बेटा? बहु अनुशासनिक है, बिल्कुल ठीक है। सम्मिलित है, बिल्कुल ठीक है। एकीकृत है, बिल्कुल ठीक है। एकल, एक बात बताइए मुझे, जब कोई चीज एकीकृत है तो वो एकल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना बेटा। तो ये तो गलत हो गया आपका, है ना। तो क्या है? बहु अनुशासनिक है, सम्मिलित है और एकीकृत है ना। तो ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। डी गलत है बेटा, एकल थोड़ी ना है वो तो एकीकृत है ना, सम्मिलित है, बहु अनुशासनिक है। तो डी गलत हो जाएगा और ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है आपको, देखो, है ना, ए बी सी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित सूची पर विचार करें। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से अलग है भाई? अब आप बताइए इसमें से कौन सा दूसरों से अलग है? मगरमच्छ, कछुआ, मछली और कौवा। कौन सा अलग है? कौवा अलग है। तो देखते ही पता चल गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कौन अलग है? कौवा अलग है ना। चलिए देखिए, मगरमच्छ आपका पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है। ये पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। कछुआ आपका पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। मछली आपकी पानी में ही रहती है। लेकिन कौवा बेटा, क्या कौवा कभी पानी में रहता है? नहीं रहता है ना। तो इन तीनों में तो एक विशेषता एक जैसी है, लेकिन कौवा नहीं रह सकता। तो अलग क्या हुआ? कौवा अलग हो गया आपका। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है? जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, तो ये जरूर ध्यान देना होता है कि क्या नहीं है। तो जो ईवीएस की 6 थीम है बेटा, उसमें से कौन सा एक नहीं है? आश्रय, है ना, ये तो आपका थीम है ना। शेल्टर, ये क्या है? थीम है। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये क्या है आपका? थीम है। फूड, ये भी क्या है? थीम है। लेकिन वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले क्या है बेटा? ये सब थीम है आपकी। तो आपसे नहीं पूछा गया है यहाँ पर, तो यही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें कि भाई 6 थीम में से कौन सा एक नहीं है। तो जो शेल्टर है वो भी आपका थीम है, थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी आपका थीम है, जो फूड है ये भी आपका थीम है। लेकिन वर्क एंड प्ले क्या है? ये सब थीम है। जो आपकी 6 थीम है बेटा, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये आपकी 6 थीम हो गई बेटा। और जो आपकी पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसकी क्या है? 4 सब थीम है। कितनी सब थीम है? 4 सब थीम है। पहली कौन सी है? रिलेशनशिप, है ना। दूसरी वर्क एंड प्ले, तीसरी एनिमल और लास्ट है प्लांट। तो इसकी 4 सब थीम है। तो ये क्या है बेटा? वर्क एंड प्ले क्या है? ये सब थीम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था और यही नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।